जो लेसन नंबर 2 है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज में है, वो है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इसके अंदर हमारे पास 3 तरीके से हम एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो ट्रेड रिलेटेड है, जिसके अंदर एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड पिगीबैकिंग और काउंटर ट्रेड आता है। सेकेंड जो कैटेगरी है हमारे पास वो है कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसके अंदर फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस आता है। थर्ड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो है उनके अंदर ओवरसीज असेंबली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरी आता है। तो ये जो हमारे पास 3 कैटेगरीज है, हम इनके लिए 3 सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, 3 सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी आज पढ़ लेते हैं जो है ट्रेड रिलेटेड। ट्रेड रिलेटेड के अंदर जो फर्स्ट टाइप आता है वो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट, द ऑर्गेनाइजेशन produces their product in their home market and then sells them to the customer overseas। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास है सन फार्मा, एक कंपनी है जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट करती है और अपनी जो मेडिसिन है वो यूएस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एक्सपोर्ट करती है, जिसके अंदर हमारे लार्ज हॉस्पिटल्स आते हैं और रिटेल फार्मेसी चेन्स आती हैं। तो बेसिकली जब एक कंपनी डायरेक्टली एक कंट्री में बैठी हुई दूसरी कंट्री में अपना गुड या सर्विस डायरेक्टली उस कंट्री में पहुंचाती है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस हैं कंट्रोल ओवर फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन मार्केट में कंट्रोल हो जाता है, फॉरेन कस्टमर को आप रीच कर रहे हो और उनकी नीड्स और वांट्स को केटर कर रहे हो। आपका कंट्रोल हो जाता है फॉरेन मार्केट में। आपको फीडबैक मिल जाता है फ्रॉम द टारगेट मार्केट, बिकॉज आप खुद ही जा रहे हो डायरेक्टली, तो आपको एक इंफॉर्मेशन फीडबैक मिल जाता है अपने गुड या सर्विस के बारे में। पोटेंशियली ग्रेटर सेल होती है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में, क्योंकि इनडायरेक्ट सपोर्ट एक्सपोर्टिंग के अंदर हम किसी के थ्रू जाते हैं और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में हम डायरेक्ट कंट्री बी में जा रहे हैं। हम किसी के थ्रू जाएंगे तो हमारी जो सेल्स होगी वो कम होगी, बट अगर हम डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करेंगे तो हमारी जो पोटेंशियली सेल्स क्या होंगी, ग्रेटर होंगी, अगर हम उसको कंपेयर करें इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के साथ। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि हमें खुद जाना है तो हमें हायर कॉस्ट लगेगी, हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि हमारे को कोई आइडिया नहीं है कि जिस कंट्री में जा रही है कंपनी वो कैसी है, कैसा उसका सप्लाई चेन है, कैसे नीड्स एंड वांट्स हैं वहाँ के कस्टमर के। तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज रहते हैं। जो सेकंड टाइप आती है एक्सपोर्टिंग में, आती है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल देयर प्रोडक्ट टू अ थर्ड पार्टी हु देन सेल्स इट ऑन विद इन द फॉरेन मार्केट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, हम किसी के थ्रू जा रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी दैट सर्व्स as the export department for several manufacturers soliciting and transacting export business on behalf of its clients। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके अंदर? क्योंकि हम किसी के थ्रू जा रहे हैं जिसको सारी इंफॉर्मेशन पता है ऑलरेडी, वो इस बिजनेस के अंदर है, उसे पता है कि क्या चीज कैसे होनी है, तो मार्केट एक्सेस फास्ट हो जाएगा। और हम अपने जो कंपनी जा रही है, किसी जिसके थ्रू जो कंपनी जा रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, वो अपना सारा ध्यान प्रोडक्शन पे लगा पाएगी। कंसंट्रेशन उसकी जो होगी वो सारी की सारी प्रोडक्शन पे होगी, ना मार्केटिंग पे होगी, ना खुद उसको जाना है तो उसको इन्फॉर्मेशन या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होएगा उसके लिए। जो बेसिकली डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे हमें। हमारा सारा ध्यान, उस कंपनी का सारा ध्यान कहाँ होगा? सिर्फ प्रोडक्शन पे पैसा लगेगा। हमें कोई लिटिल और नो फाइनेंशियल कमिटमेंट रहती है हमारी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में, और नो डायरेक्ट हैंडल ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस। हमें उस कंपनी को कोई भी डायरेक्ट हैंडल एक्सपोर्ट प्रोसेस नहीं करने, उसके लिए कोई और काम कर रहा है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे हायर रिस्क है क्योंकि कोई और काम कर रहा है, और हमारा जो कंट्रोल होता है वो
लिटिल और नो कंट्रोल होता है डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और मार्केटिंग में। जो हमारा कंट्रोल होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन पे होता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारा कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, वो थर्ड पार्टी को हम दे देते हैं, सारा काम वो हमारे लिए करते हैं। तो हमारा यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, किसी के थ्रू जा रहे हैं। जो नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, वो है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग इज एन ओल्ड एंड अर्ली फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरिंग। इसके अंदर क्या होता है, जब एक छोटी इनएक्सपीरियंस्ड फर्म यूज करती है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑफ अ लार्जर एक्सपीरियंस्ड फर्म टू एंटर इनटू फॉरेन मार्केट। सो बेसिकली एग्जांपल से समझ लेते हैं। लोकल आर्टिसन जो है इंडिया के अंदर, हु लैक द रिसोर्सेज टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स डायरेक्टली, ऑफन पिगी बैंक ऑन फैब इंडिया, ये कंपनी है इंडिया में, which exports Indian handmade textiles, furniture and crafts. Fab India handles foreign distribution, marketing and sales while artisans focus on production. तो बेसिकली जो लोकल आर्टिजन्स हैं वो स्मॉलर हैं, वो इनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स हैं जो प्रोडक्ट बना के फैब इंडिया को दे देते हैं। वो उनके लिए, क्योंकि वो लार्जर है, एक्सपीरियंस्ड फर्म है, वो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल जैसे एक्टिविटीज को, प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। जो लास्ट हमारा टाइप है वो है काउंटर ट्रेड, ट्रेड रिलेटेड कैटेगरी में। तो से फॉर एग्जांपल काउंटर ट्रेड होता क्या है, जब एक कंपनी कंट्री ए में अगर है और ये कंट्री बी है, जो एक कंपनी हमारे यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दे रही थी, उसके बदले उसको पैसा ना मिलके, मनी ना मिलके, या तो उसको गुड मिले कोई, या तो कोई उसके बदले सर्विस मिले। तो एक्सचेंज क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज हो रही है विच आर पेड फॉर या तो होल या तो पार्ट विद अदर गुड्स और सर्विसेज रादर देन विद मनी। इसके अंदर भी हमारे पास टाइप आते हैं। फर्स्ट है जो हमारे पास आता है बार्टर। बार्टर का बेसिकली मीनिंग क्या है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। एग्जाम्पल, ए कंट्री एक्सपोर्ट्स ऑयल इन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी। एग्जाम्पल क्या है, कंट्री एक्सपोर्ट्स ऑयल इन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी। काउंटर परचेज क्या है, यहाँ पे टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, वन फॉर सेलिंग द गुड्स टू अ कंट्री एंड अ सेकंड फॉर परचेजिंग अनरिलेटेड गुड्स बैक फ्रॉम द कंट्री लेटर। तो हमारे पास एक कंट्री है और एक कंट्री बी है, इसने यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या बनेगा कंट्री और बी के बीच में, कि कभी और लेटर, उसी टाइम नहीं, कभी और किसी और टाइम पीरियड में हम यहाँ से गुड्स और सर्विसेज मंगा लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट 2 बनेगा कि यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बेचा उसके बदले मैं यहाँ से तुम्हारा इस टाइम पर, इस टाइम पर ये चीज खरीद लूंगी तुमसे वापस। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी सेल्स एयरप्लेन्स टू अ कंट्री एंड एग्रीज टू बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम लेटर। उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं, दूसरे टाइम पीरियड पे हम उनसे वापस गुड या सर्विस खरीद लेंगे। जो नेक्स्ट है वो ऑफसेट। एंड ऑफसेट आर एसेंशियली अ वे फॉर इंपोर्टिंग कंट्रीज टू गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। Say for example, a country might buy military equipment from another country and in return offer to supply raw materials, agriculture products or other goods. इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। ये कंट्री ए है, ये बी है, ये एक्सपोर्ट कर रही है और ये इंपोर्ट कर रही है, यानी ये सेलर है और ये हमारी बायर है। अब एक कंट्री ने, इसने कंट्री बी ने मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करे हैं ए कंट्री से, तो इसका जो ट्रेड का बैलेंस होगा, क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट जो होते हैं वो लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है, बहुत पैसे लगते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने में। तो अब बी का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, जो हमारी बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक कॉन्सेप्ट जो हम बाद में पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ही। तो जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो इस कंट्री के साथ काफी इम्बैलेंस हो जाएगा वो, क्योंकि हाँ ह्यूज वैल्यू की ट्रांजैक्शन हो गई है। अब इसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए
कंट्री बी क्या कहती है कि इन रिटर्न मैं आपको ऑफर करती हूँ कि रॉ मटेरियल्स आपको दे दूंगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपको दे दिया जाएगा, या गुड्स अदर कोई और गुड्स दे दिए जाएंगे। तो ये तरीके का होता है एक ऑफसेट, एक एग्रीमेंट होता है दो कंट्री के बीच में। अभी हमारे को ये देखना है कि इसके अंदर अभी तक तो फायदा इसी का ही हो रहा है कि एक तो मिलिट्री गुड्स भी मिल रहे हैं, और उसके बदले क्योंकि ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस आ रहा है तो उसको करेक्ट भी किया जा रहा है, उसको करेक्ट भी किया जा रहा है एक ऑफसेट के जरिए से, राइट। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि इन दोनों को क्या क्या बेनिफिट होता है टाइप समझने के बाद। तो इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑफसेट। डायरेक्ट ऑफसेट मतलब जो आपने ओरिजिनल सेल करी है, जिस प्रोडक्ट में करी है, अगर हम उसी से ही रिलेटेड कोई चीज को बेचें तो वो ओरिजिनल से रिलेटेड टू ओरिजिनल सेल अगर होता है तो डायरेक्ट ऑफसेट होता है। अगर इनडायरेक्ट ऑफसेट क्या होता है, अगर हम इन्वेस्टमेंट या परचेज अनरिलेटेड इंडस्ट्री में करते हैं तो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट ऑफसेट होता है। अब इसके अंदर इंपोर्टिंग कंट्री को क्या बेनिफिट होता है और एक्सपोर्टिंग कंट्री को बेनिफिट क्या होता है। इंपोर्टिंग कंट्री जो है ये थी हमारी कंट्री बी, offsets can enhance economic growth, boost technological capabilities, and improve employment while facilitating a more balanced trade relationship between the two countries, right? और एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए क्या बेनिफिट्स निकल के आते हैं, while offset obligation may increase the cost and complexity of the transaction, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई कि हम इतनी हाई वैल्यू का इक्विपमेंट या गुड आपको दे रहे हैं, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट आपको बेच रहे हैं, तो उसके बदले हमें कोई गुड मिलेगा जो इस फॉर्म में होगा, तो उसके इससे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है इस ट्रांजैक्शन से। तो हमें क्या फायदा है, इनको क्या फायदा हो रहा है एक्सपोर्टिंग कंपनी को, दे कैन ऑल्सो हेल्प इन एक्सपोर्टिंग कंपनी गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। अगर दो कंट्रीज के बीच में हमारे को कोलैबोरेशन बढ़ाना है, उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है ताकि ट्रेड हम आगे भी कर पाए, तो उसके लिए ये बेनिफिट्स आते हैं एक्सपोर्टिंग कंपनी के लिए। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो बायबैक आती है, जिसको कंपनसेशन ट्रेड बोला जाता है। अब एक कंपनी बिल्ड कर रही है पावर प्लांट, और उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, जो पावर प्लांट का से निकला हुआ आउटपुट है यानी इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसको पेमेंट में मिल रही है, तो उसको हम बायबैक ट्रेड कहते हैं। A firm supplies technology equipment and agrees to be paid later through the output produced using that equipment. अब स्विच ट्रेडिंग समझ लेते हैं। स्विच ट्रेडिंग में याद रखना है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। व्हेन वन पार्टी इन्वॉल्व इन काउंटर ट्रेड सेल्स इट्स ऑब्लिगेशन टू परचेज गुड्स टू अ थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल क्या है, एक कंट्री ए है जिसके पास ऑयल है सेल करने के लिए, बट इन रिटर्न इसको चाहिए मनी। और कंट्री बी है, इसको ऑयल तो खरीदना है, लेकिन ये सिर्फ इसके पास मशीनरी है जो ये जिससे ये पेमेंट कर सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं, कैश नहीं है इनके पास। अब ये यहाँ पे थर्ड पार्टी आ जाती है जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, जो इनसे ऑयल ले लेती है और इसको दे देती है ऑयल, और इनसे क्या ले लेती है, मशीनरी ले लेती है। तो ट्रेड पॉसिबल हो जाता है कंट्री ए में और कंट्री बी में थ्रू दी ट्रेडिंग कंपनी। अब ये जो मशीनरी इसके पास आई, या तो ये किसी और को सेल कर दे या तो अपने काम में लगा ले, ये इस पर डिपेंड करता है ट्रेडिंग कंपनी। सो इस लेक्चर के अंदर हमने ट्रेड रिलेटेड कैटेगरी पढ़ ली है, मोड्स ऑफ एंट्री के इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड जो मोड्स ऑफ एंट्री है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। थैंक यू सो मच।